हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल लॉ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। इस समय जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का एक हिस्सा है। अगर हम औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करें तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में स्ट्राइक और लॉकआउट के संबंध में बताया गया है। और ये जो प्रोविजन बताए गए यहाँ पे, ये प्रोविजन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहले हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि स्ट्राइक क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे लॉकआउट के संबंध में। तो आइए जानते हैं कि स्ट्राइक क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम स्ट्राइक की बात करें या लॉकआउट के संबंध में बात करें तो दोनों की उत्पत्ति कैसे और क्यों है। सामान्यतः किसी भी कारखाने की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ही अपने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि श्रमिकों का नियोक्ता के द्वारा लगातार शोषण किया जाता था, जिसके कारण श्रमिक क्या होते थे, कहीं ना कहीं परेशान होते थे, प्रॉब्लम में आते थे और अपनी प्रॉब्लम्स चाहकर भी शेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय ब्यूरोक्रेसी थी। लेकिन आज के समय में बात करें, जब से ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, जब से श्रम संगठन बनना प्रारंभ हुआ, उसके बाद की बात करें तो श्रमिक अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठाना प्रारंभ की, और जिसका परिणाम ये निकल के आता है कि जहां पे किसी एक श्रमिक को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, वहां पे पूरा श्रमिक परेशान हो जाता है। और अगर एक श्रमिक कार्य बंद कर देता है तो उसकी सहानुभूति में कहीं ना कहीं पूरा श्रमिक जो उस कारखाने से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं कार्य को क्या करता है, स्थगित करता है। तो जहां तक हड़ताल के संबंध में बात है, हड़ताल के अर्थ के संबंध में बात है, तो हड़ताल से आशय एक ऐसी स्थिति से है जहां किसी भी कारखाने की श्रमिक या श्रमिकों का पूरा एक समूह कार्य करने से मना कर देता है या कार्य को क्या करता है, स्थगित कर देता है। अगर कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हड़ताल। अगर हड़ताल के संबंध में हम बात करें तो हड़ताल के बारे में आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2Q में बताया गया है। सेक्शन 2Q आपसे यही कहता है कि किसी भी कारखाने में कोई भी श्रमिक या श्रमिकों का समूह जो कार्य कर रहा है वो कार्य को स्थगित कर दे या कार्य बंद कर दे सामूहिक रूप से, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या मानते हैं, हड़ताल मानते हैं। अब देखिए, हड़ताल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि हड़ताल क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो अगर हम इसकी विशेषताओं के संबंध में बात करें, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, पहला होता है इट मस्ट बी एन इंडस्ट्री। उद्योग का होना या कारखाने का होना, कारखाने होंगे तभी ये समस्या आ सकती है स्ट्राइक की। तो कारखाने का होना आवश्यक होता है, कारखाने होते हैं तो ही क्या होता है, हड़ताल संबंधी समस्या आती है। दूसरी तरफ इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव। देखिए, हड़ताल के पीछे कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य भी छुपा होता है, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कारखाने में श्रमिक लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनकी आय में वृद्धि नहीं की जा रही है, उनकी इनकम नहीं बढ़ाई जा रही है, तो सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के भी हड़ताल की जा सकती है। अब साथ ही साथ अगर बोनस नहीं दिया जा रहा है, सही समय पे बोनस नहीं मिल रहा है, या उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है फैक्ट्री के संदर्भ में, या फैक्ट्री से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सही मात्रा में या सही समय पे प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसी दशा में वो हड़ताल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हड़ताल होती है। तो ये हड़ताल की जाती है वो किस पक्ष के द्वारा होती है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो स्ट्राइक की, तो यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, 2 पक्ष होता है। 2 पार्टीज की बात करें तो 2 पार्टीज कौन कौन होते हैं, एक आपका होता है नियोक्ता वर्ग, जिसे हम एम्प्लॉयर कहते हैं,
दूसरा होता है आपका वर्कर, जिसे हम श्रमिक पक्ष कहते हैं। तो दो पक्ष होते हैं, एक आपका नियोक्ता पक्ष, एक होता है श्रमिक पक्ष। अब देखिए टू पार्टीज की बात, नेक्स्ट जो बात करें तो स्ट्राइक जो परफॉर्म की जाती है, हड़ताल का कार्य जो किया जाता है, तो हड़ताल का कार्य निष्पादित कौन करता है? वो होता है आपकी वर्कर्स के द्वारा। तो हम कह सकते हैं स्ट्राइक इज परफॉर्म बाय द वर्कर्स। ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? वर्कर्स के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा। तो जब कभी भी किसी भी संस्था में, किसी भी फैक्ट्री में हड़ताल होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? श्रमिक होता है। और श्रमिक ये हड़ताल क्यों करता है? अपनी मांग को मनवाने के लिए। संस्था में कोई भी मांग, किसी प्रकार की अगर वर्कर्स की मांग होती है तो उसे नियोक्ता से मनवाने के लिए वो कौन सा रास्ता अपनाता है? स्ट्राइक का, हड़ताल। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पे देखिए नो नीड्स टू अब्सेंट, एक विशेषता ये भी होती है इसकी, नो नीड्स टू अब्सेंट, अनुपस्थित होना अनिवार्य नहीं। अगर आपकी यहां फैक्ट्री में अगर हम बात करें अनुपस्थिति, तो अगर कोई भी व्यक्ति अनुपस्थित होता है या नहीं होता तो भी हड़ताल मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है फैक्ट्री में आए और दिन भर बैठे रहे फैक्ट्री के अंदर, कोई भी कार्य ना करे, तो ऐसी दशा में भी क्या माना जाएगा? हड़ताल ही माना जाएगा, भले ही वो प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि वो एब्सेंट होता है तभी हड़ताल हो। वो देखिए प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, अगर कार्य स्थगित है, कार्य नहीं हो रहा है सामूहिक रूप से, तो निश्चित रूप से वो कंडीशंस क्या मानी जाएंगी? वो कंडीशंस आपकी स्ट्राइक होगी, हड़ताल। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्राइक इज परफॉर्म इन कलेक्टिव वे। देखिए जो भी स्ट्राइक होती है, जैसे हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो भी हड़ताल की जाती है वो सामूहिक रूप से होती है। एक व्यक्ति अकेला खड़े होकर हड़ताल नहीं कर सकता जब तक उसके जो भी सहयोगी हैं उसका समर्थन ना करें। तो देखिए हड़ताल जब भी होता है वो सामूहिक रूप से होता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्राइक इज परफॉर्म इन अ कलेक्टिव वे। हड़ताल क्या होता है? कलेक्टिव वे में होता है, सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ये आपकी हड़ताल से संबंधित कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। अब हम बात करेंगे लॉकआउट के संबंध में, तालाबंदी के संबंध में। तो तालाबंदी के बारे में अगर हम बात करें तो तालाबंदी भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ही हिस्सा है। और तालाबंदी की जो मीनिंग या जो डिफिनेशंस बताई गई हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2K के अंतर्गत बताई गई। आपका 2K नहीं होगा यहाँ पे, देखो आपको फर्स्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं नोटिस करना है, यहाँ पे L है तो 2L। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन L के अकॉर्डिंग लॉकआउट के बारे में अगर हम बात करें तो तालाबंदी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जहां पे कर्मचारी तो कार्य करना चाहता है लेकिन नियोक्ता कार्यस्थल को क्या कर देता है? बंद कर देता है या कार्य देने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा? तालाबंदी मानी। तो आपकी तालाबंदी की कहीं ना कहीं क्या है मीनिंग है कि अगर कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा है फिर भी नियोक्ता कार्यस्थल को बंद रखता है या कार्य देने से मना करता है, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? तालाबंदी। और सेक्शन 2L में डिफाइन किया गया। अब इसकी भी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें देखिए, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है, इट मस्ट बी एंड
इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे भी उद्योग होता है, उद्योग का होना अनिवार्य है। दूसरी तरफ टू पार्टीज, होते हैं, दो पक्षकार होते हैं, जैसा हमने पहले स्पष्ट किया आपका, एक होता है एम्प्लॉयर वर्ग, एक होता है आपका क्या, वर्कर्स। दूसरी तरफ बात करें तो आपका टेम्पोररी नेचर का होता है। टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थायी रूप से। यहाँ पे जो कार्य स्थगित किया जाता है वो अस्थायी रूप से होता है, नियोक्ता के द्वारा अस्थायी रूप से कार्य स्थगित कर दिया जाता है। और ये कार्य स्थगित करने के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। तो जब कभी भी लॉकआउट की बात आती है तो लॉकआउट के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है। देखिए स्पेसिफिक रीजन कोई होता है, कोई विशेष कारण होता है जिसके कारण से क्या किया जाता है, तालाबंदी की जाती है। अब देखिए वो विशेष कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे नियोक्ता अगर बार बार सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, तो बार बार सैलरी बढ़ाने वाली डिमांड कभी भी पूरा नहीं की जा सकती, क्योंकि एक फैक्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटीज होती हैं, तो ऐसी दशा में फैक्ट्री को आगे ले जाया जा सके। अगर बार बार कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ाने की बात होती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे सैलरी पे ही खर्च होंगे, तो फैक्ट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो देखिए इसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक रीजन होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी काम किया जाता है, खासकर लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट की खास विशेषता ये होती है कि किसके द्वारा परफॉर्म होता है, परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो नियोक्ता के द्वारा क्या होता है, निष्पादित किया जाता है। अगर हम स्ट्राइक की बात करेंगे तो वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं, और लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। दोनों में बेसिक अंतर यही है कि स्ट्राइक की जब भी बात आएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आपका वर्कर्स होता है। और अगर हम लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता होता है। नियोक्ता क्यों लॉकआउट करता है, ताकि वो अपनी डिमांड्स को क्या कर सके, पूरा करवा सके, फुलफिलमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स डिमांड। ठीक है, देखिए जो नियोक्ता पक्ष है वो अपनी मांग को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करता है, कहीं ना कहीं वो लॉकआउट करता है, ताकि उसकी मांग पूरी की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो लॉकआउट इज नॉट a constitutional power। देखिए संवैधानिक शक्ति नहीं है आपके लागू। कोई भी एम्प्लॉयर वर्ग है संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं वो लॉकआउट नहीं कर सकता, लेकिन की व्यक्तिगत अगर हम शक्ति की बात करें तो इनकी व्यक्तिगत शक्ति होती है, इनकी पर्सनल पावर की बात करें होती है कि लॉकआउट कर सकते हैं। और लॉकआउट की भी बात करें तो लॉकआउट आपका एक होता है वैलिड और दूसरा क्या होता है, इनवैलिड। तो लॉकआउट आपका वैलिड भी हो सकता है, लॉकआउट इज वैलिड और इनवैलिड। देखिए लॉकआउट वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक में भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्राइक इज वैलिड और इनवैलिड। स्ट्राइक भी वैध होती है या तो अवैध होती है। अगर सारी चीजें कानून के दायरे में रहकर की जाती हैं तो निश्चित रूप से वैध होंगी, अगर दायरे से बाहर जाती हैं तो क्या होगी, अवैध होगी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर नियोक्ता कानून के दायरे में रहकर के तालाबंदी का काम करता है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, वैध होगा। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे से बाहर जाता है
तो क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। तो आज हमने आपको बताया कि स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होता है और इनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।